डियर स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय सॉलिड्स। सॉलिड के ऊपर जो गैस का अमाउंट एड्जॉर्ब होती है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो आज हमें पहले ये डिस्कस करना है। तो इसमें हम 5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो जिसमें सबसे पहला है नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट। तो जिस सरफेस के ऊपर गैस एड्जॉर्ब होनी है, जैसे ये कोई सॉलिड है तो उसका सरफेस एरिया कितना है, ऊपर कितनी जगह है, तो उसके ऊपर ही अमाउंट ऑफ गैस जो है जो एड्जॉर्ब होनी है तो वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर अलग अलग तरह के सॉलिड हैं अलग अलग शेप में तो और गैस एक ही है तो अलग अलग सॉलिड पर वो अलग अलग अमाउंट उसकी एड्जॉर्ब होती है। जो स्मूथ या बिल्कुल स्लिपरी टाइप के सरफेस होते हैं सॉलिड के, उन पर गैस कम एड्जॉर्ब होती है, और जिनका थोड़ा इस टाइप का थोड़ा पोरस नेचर होती है जहाँ पे आपका एरिया बढ़ जाए तो उस टाइप के सॉलिड्स जो होते हैं वो अच्छे एड्जॉर्बेंट होते हैं। तो मैं इसमें एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि ये है सिलिका जेल, इसका सरफेस बहुत ही अच्छा एड्जॉर्बेंट होता है। इस तरह से चारकोल भी है, तो ये एक्सीलेंट एड्जॉर्बेंट है और गैस को काफ़ी अच्छे से एड्जॉर्ब करते हैं। तो अगर 1 ग्राम सॉलिड की बात करते हैं हम, 1 ग्राम सॉलिड का जितना भी एरिया होता है उसको हम बोलते हैं उसका स्पेसिफिक एरिया। तो स्पेसिफिक एरिया जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, तभी गैस जो है वो ज़्यादा एड्जॉर्ब होती है। तो स्पेसिफिक एरिया क्या है? द सरफेस एरिया पर ग्राम ऑफ द एड्जॉर्बेंट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक एरिया। तो गैस का जो अमाउंट एड्जॉर्ब होती है वो सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंड करती है? एड्जॉर्बेंट के सरफेस एरिया के ऊपर। सेकेंड पॉइंट है नेचर ऑफ गैस बीइंग एड्जॉर्ब। अगर सॉलिड एड्जॉर्बेंट एक ही है आपके पास और उसके ऊपर डिफरेंट गैसेस को आप ट्राई करते हैं तो हर गैस अलग अलग हद तक एड्जॉर्ब होती है सेम एड्जॉर्बेंट के ऊपर। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जो इस टाइप की गैसेस होती हैं HCl, NH3, SO2 टाइप की, ये मोर एड्जॉर्ब मतलब कि ये ज़्यादा एड्जॉर्ब होती हैं इन गैसेस के कंपैरेटिवली जो H2, N2, O2 वगैरह हैं। तो ये जो गैसेस होती हैं ये लेस सोल्यूबल हैं वाटर में अगर देखा जाए, और ये वाली जो गैसेस जो ज़्यादा एड्जॉर्ब हो रही हैं ये मोर सोल्यूबल हैं और इजीली लिक्विफेबल हैं। इसका मतलब ये होता है कि इनको आसानी से लिक्विड बनाया जा सकता है, जबकि इनको लिक्विफाई करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर आपको कोई गैस दी जाती है कि HCl या SO2 या इस तरह की या CO2, तो आप कैसे बताएंगे कि ये ज़्यादा एड्जॉर्ब होगी या कम एड्जॉर्ब होगी? तो आप उसके मॉलिक्यूलर साइज से कुछ आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो इसके सॉलिड के ऊपर एड्जॉर्ब होने के चांसेस ज़्यादा होंगे इन गैसेस के कंपैरेटिवली, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर साइज जो है बहुत कम है। तो ऐसे केसेस में वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होते हैं, और इन केस में जो सॉलिड के साथ वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होंगे, तो इसलिए ये गैसेस जो हैं ज़्यादा एड्जॉर्ब होंगी किसी भी एड्जॉर्बेंट के ऊपर। तो यहाँ पर आपको एक बात और भी नोट करनी है कि जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है वो गैस की जो अमाउंट है वो ज़्यादा एड्जॉर्ब होगी। हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए गैस, ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट। तो ये कुछ बच्चों को क्रिटिकल टेम्परेचर शायद याद ही नहीं हो इसकी डेफिनेशन, तो पहले मैं वो बता देता हूँ। फिर आपको ये नोट करना है कि क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होने से जिस गैस का भी होगा तो वो ज़्यादा एड्जॉर्ब क्यों होती है? तो अगर गैस को लिक्विफाई करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रेशर तो इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और टेम्परेचर जो है वो क्या करना पड़ता है? डिक्रीज़ करना पड़ता है, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से गैस के मॉलिक्यूल क्लोज आ जाते हैं। फिर आप प्रेशर भी लगाते हैं ऊपर से तो उस गैस को लिक्विफाई करना पॉसिबल होता है, मॉलिक्यूल को क्लोज लाना पॉसिबल हो जाता है। अगर किसी गैस का अगर आप टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है सपोज़ कीजिए, और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, तो गैस के मॉलिक्यूल एक्सपेंड कर जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं, और गैस को लिक्विफाई करना
डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि प्रेशर आपको ज़्यादा लगाना पड़ता है। और अगर टेम्परेचर और भी ज़्यादा है तो आपको और ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा गैस को लिक्विफाई करने के लिए। लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा होगा जहाँ पर गैस को लिक्विफाई करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, और अगर आप उससे ज़्यादा टेम्परेचर कर देते हैं, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर से अबव कर देते हैं, तो गैस को लिक्विफाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता, चाहे आप जितना मर्जी प्रेशर लगा लें। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर से ऊपर गैस को लिक्विफाई करना पॉसिबल नहीं है, उसे उस गैस का बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या था, जो डेफिनेशन आपने +1 में भी पढ़ी थी, द टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नेवर बी लिक्विफाइड वट एवर हाई प्रेशर वी में अप्लाई, कि हम कितना मर्जी प्रेशर लगाएं, वो गैस उस टेम्परेचर से ऊपर अगर आप टेम्परेचर ले जाते हैं तो वो लिक्विफाई नहीं हो सकती। तो ये तो था क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन। अब आपको ये समझना है कि क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होने से गैस ज़्यादा एब्जॉर्ब क्यों होती है। तो इसका एग्जांपल दे देता हूँ मैं। यहाँ पर 2 गैसेज हैं, सपोज एक ए गैस है और दूसरे कंटेनर में बी गैस है। तो सपोज़ इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 60 है, इसका टेम्परेचर 80 है, सेल्सियस में मान लेते हैं। तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 60 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 60 से ऊपर टेम्परेचर ले जाएंगे तो गैस के मालिक्यूल इतनी दूर चले जाएंगे कि उनको लिक्विफाई करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन इसके गैस के मालिक्यूल जो हैं 80 डिग्री पर क्रिटिकल टेम्परेचर आता है। तो ये गैस के मालिक्यूल्स आप देख रहे हैं कि इसमें क्रिटिकल टेम्परेचर कम है, तो इसका मतलब इस टेम्परेचर या इससे जब थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं तो गैस के मालिक्यूल इतना दूर चले जाते हैं कि वो लिक्विफाई नहीं हो सकते। लेकिन इस केस में गैस के मालिक्यूल्स ने दूर जाने में देर लगाई, इसका मतलब है कि वो 80 डिग्री पे गए कि उससे ज़्यादा। तो इसका मतलब इनके मालिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहे होंगे, तभी तो क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा है, इट मीन्स कि उनका मॉलिक्यूलर साइज ज़्यादा हो सकता है, तो इसका मतलब वो ज़्यादा ही एब्जॉर्ब होगी। तो क्रिटिकल टेम्परेचर एक तरह से गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको इंडिकेट करता है। तो हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर मोर विल बी द गैस एब्जॉर्ब। तो ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है। थर्ड पॉइंट है टेम्परेचर। तो आपको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो वो क्यों होती है वो यहाँ पर समझ लेते हैं। अगर कोई गैस लेते हैं, ये एब्जॉर्बेट है और ये किसी सॉलिड के ऊपर इसको एब्जॉर्ब किया जाता है, तो ये सॉलिड जो है वो क्या है, एड्जॉर्बेंट है। और इस तरह से ये एक रिएक्शन की फॉर्म में हम लिख लेते हैं, गैस एड्जॉर्ब्ड ऑन सॉलिड प्लस क्या होगा, हीट निकलेगी। तो यहाँ पर ये जो जिस रिएक्शन में हीट निकलती है, क्योंकि ये जो गैस जब इसके ऊपर कंडेंस होती है, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन और इसका उल्टा को इवेपोरेशन जो है यहाँ पे लिख सकते हैं आप। तो ये जो गैस मॉलिक्यूल आपको पता है कि सॉलिड के ऊपर इस तरह से एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं इस तरीके से, तो उसमें एक एनर्जी इवॉल्व होती है जिसे आपको हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन बोलते थे, जो आपने पहले पढ़ा था। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक प्रोसेस जो है एक्सोथर्मिक है और इसमें हीट इवॉल्व हो रही है। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, मतलब हीट देंगे, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगी। ऐसा आपने +1 में एक ली चैटलियर प्रिंसिपल हुआ करता था उसमें पढ़ा था। तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, मतलब सॉलिड से गैस एस्केप हो जाएगी। तो यहाँ पर कंक्लूजन ये निकला है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेशर। तो जब गैस के ऊपर प्रेशर लगाया जाता है, गैस जो एब्जॉर्बेट है, तो प्रेशर लगाने से गैस जो है और ज़्यादा सॉलिड के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इट मीन्स कि विद द इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ एब्जॉर्बेट द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड इंक्रीजेज। तो वो गैस अमाउंट जो है वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ पर आप ग्राफ से भी समझ सकते हैं, इधर प्रेशर है और इधर अमाउंट ऑफ गैस जो है जो एब्जॉर्ब हुई है, मीन्स कि इधर एब्जॉर्प्शन है। तो प्रेशर इंक्रीज़ करने से एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होती चली जाएगी। आगे क्या होगा काफ़ी देर बाद, तो वो हम आपको अगले टॉपिक में बताएंगे। तो अभी आपको इतना लर्न करना है कि विद द इंक्रीज इन प्रेशर अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब इंक्रीजेज। फिफ्थ पॉइंट है एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड एड्जॉर्बेंट।
किसी सॉलिड एडजॉर्बेंट की एडजॉर्प्शन पावर को इंक्रीज़ करना ही कहलाता है एक्टिवेशन। तो ये कैसे की जाती है वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर लिखा है ये 5th पॉइंट, एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट, द इंक्रीजिंग एडजॉर्बिंग पावर ऑफ एन एडजॉर्बेंट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में इसके ऊपर क्वेश्चन भी दिया है। तो एडजॉर्प्शन पावर को कैसे इंक्रीज़ किया जाता है वो यहाँ पर कुछ पॉइंट आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट है बाई मेकिंग द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट रफ। एडजॉर्बेंट के सरफेस को रफ बनाना है, मतलब कि उसको मैकेनिकल रबिंग से या किसी केमिकल एक्शन से आप ऐसा कर सकते हैं। तो जैसे आपने घर में देखा होगा, दीवार के ऊपर अगर पेंट कराना है तो वो एक मैकेनिकल रबिंग कर देते हैं ताकि ऑलरेडी जो धूल मिट्टी जमी है उसको आप साफ़ कर दें और सरफेस जो है वो नीट एंड क्लीन हो और वो थोड़ा रफ़ हो जाए। तो वो जो वाइट वॉश जब आप कराते हैं तो पेंट को वो अच्छे से अपने सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से सेकेंड पॉइंट देखिए, बाई सब डिवाइडिंग द एड्जॉर्बेंट इनटू स्मॉलर पीसीज। अगर आपके पास इस तरह का कोई पीस है, जैसे कोई चौक है जिससे ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, वो भी एक एड्जॉर्बेंट होता है। तो अगर आप उसको स्मॉलर पीसेस में ब्रेक कर लें तो उसका एरिया बढ़ जाता है। तो इस तरह से वो इधर भी एड्जॉर्ब करता है तो चारों तरफ करता है। तो इस तरह से जो है उसको सब डिवाइड करने से एड्जॉर्प्शन पावर जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है जब उसको स्मॉलर पीसेस में ले लिया जाए, और पाउडर फॉर्म में ले लिया जाए तो और भी अच्छा है। तो थर्ड पॉइंट है बाय रिमूविंग द गैसेस ऑलरेडी एड्जॉर्ब। अगर उस सरफेस के ऊपर ऑलरेडी कुछ गैसेस एड्जॉर्ब हैं तो उसको हम वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ऐसा कहाँ करते हैं? चारकोल जो है उसको एक्टिवेट किया जाता है बाय हीटिंग इन स्टीम। तो जो सुपर हीटेड स्टीम होती है बहुत ज़्यादा, जिसका टेम्परेचर होता है, उसमें चारकोल को अगर रखते हैं तो वो उसके ऊपर ऑलरेडी जो भी गैसेस एड्जॉर्ब होती हैं वो सब रिमूव हो जाती हैं हाई टेम्परेचर की वजह से, और चारकोल जो है एक बहुत ही अच्छा एड्जॉर्बेंट बन जाता है जिसको आप एक्टिवेटेड चारकोल बोलते हैं। तो ये सभी जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय सॉलिड जिस चीज़ों पर डिपेंड करती है, 5 पॉइंट्स इसमें हमने डिस्कस किए हैं। तो ये सारे आपको अच्छे से रीड कर लेने हैं। आगे स्टडी करते हैं एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस। तो यहाँ पर जो गैसेस का एड्जॉर्प्शन है हम एट कांस्टेंट टेम्परेचर स्टडी करेंगे और इसमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है उसको स्टडी करना है। तो आपको पता है कि प्रेशर इंक्रीज़ करने से अमाउंट ऑफ गैस जो एड्जॉर्ब है वो इंक्रीज़ होती रहती है, और इसको इस तरह से जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसको एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं, जो हमें स्टडी करना है। और ये एक साइंटिस्ट ने इसको ड्रा किया था, सबसे पहले उसका नेम था फ्रिंडलिच। तो ये जो एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस है इसमें जब हम ग्राफ स्टडी करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जिसको हम एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे फ्रिंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो इसमें हमें क्या स्टडी करना है? अमाउंट ऑफ गैस जो एड्जॉर्ब हुई है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जो गैस की अमाउंट जो एड्जॉर्ब हुई है विद इक्विलिब्रियम प्रेशर, शॉर्ट में मैं प्रेशर लिख देता हूँ। तो प्रेशर के साथ जब उसको प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ आएगा, तो उसको हम एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहेंगे। तो वो ग्राफ आप देख लीजिए किस तरह से आने वाला है। इस तरह से अगर हम यहाँ पर प्रेशर जो है इधर लगाते हैं और जो अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब होती है उसको हम x/m से रिप्रेजेंट करते हैं। x तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ गैस है और m जो है वो मास ऑफ एड्जॉर्बेंट है। ये आपको याद रखना है। x मैंने बताया है अमाउंट ऑफ गैस और m क्या है? मास ऑफ एड्जॉर्बेंट की कितनी गैस कितने सॉलिड के ऊपर एड्जॉर्ब हुई है, तो वो हम x/m फैक्टर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अमाउंट ऑफ गैस इधर है, प्रेशर इधर है, तो और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, तभी आप उसको आइसोथर्म बोलेंगे। तो प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा अमाउंट ऑफ गैस जो एड्जॉर्ब है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा देते हैं तो फिर अमाउंट जो है और ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगी, क्योंकि जब सैचुरेशन स्टेट आ जाती है तो और ज़्यादा अमाउंट गैस की एड्जॉर्ब नहीं होती है। इसको हम सैचुरेशन प्रेशर भी बोलते हैं इस टाइप से। तो इसके बाद ये ऐसे कांस्टेंट हो जाता है। तो इस ग्राफ के लिए इक्वेशन क्या होगी ये आपको समझना है, जो फ्रिंडलिच नाम के साइंटिस्ट ने वो दी थी इक्वेशन, तो वो आप समझिए किस तरह से बनाई गई थी। तो यहाँ पर आप स्टार्टिंग में देखिए
एट लो प्रेशर। तो लो प्रेशर पर क्या हो रहा है कि x/m/p के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर जो स्टार्टिंग में है ये ग्राफ जो है ऑलमोस्ट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है का मतलब है कि ये p इंक्रीज़ होता है तो ये भी इंक्रीज़ होता है, तो ये इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मीन्स कि ये p की 1 पावर के प्रोपोर्शनल है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x/m यहाँ पे कांस्टेंट लगा लेते हैं और p और रेज़्ड पावर 1 नहीं भी लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको आप दिमाग में रखिए। और एट हाई प्रेशर, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो फिर आप देख रहे हैं कि अमाउंट जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, मतलब कि वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो यहाँ पर x/m हाई प्रेशर तो पर ये प्रेशर की 0 पावर पे डिपेंड करती है, मतलब इस पर डिपेंड नहीं करती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x/m, यहाँ पे कांस्टेंट लगा लेते हैं, p⁻0। तो इस फार्मूले को भी आप ध्यान से देखिए। तो लो प्रेशर पर तो पावर 1 है और हाई प्रेशर पर 0 है। तो यहाँ से आपको क्या फार्मूला निकलेगा वो आगे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, लो प्रेशर पर x/m के p⁻1 था और हाई प्रेशर पर x/m ये इक्वल टू k p⁻0। मतलब धीरे धीरे जब लो से हाई प्रेशर की तरफ जाते हैं तो पावर 1 से 0 हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये फार्मूला आपको जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये लर्न नहीं करना है। p की पावर 1 से धीरे धीरे क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये एक रफ वर्क की तरह आप ट्रीट कीजिए। तो इस फार्मूले को जो साइंटिस्ट ने दिया था वो किस तरीके से था, x/m के p⁻1/n, जहाँ पे n जो है वो 1 2 3 इन्फिनिटी तक चलता है। तो देखिए आपको ये बात अब क्लियर हो जाएगी। अगर n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब स्टार्टिंग में p की पावर जो है वो 1 है, और जैसे जैसे n की वैल्यू इन्फिनिटी तक जाती है तो 1/∞ क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस तरह का फार्मूला आपको दिमाग में नहीं रखना है। तो ये इन दोनों से हम आइडिया लगा सकते हैं कि फार्मूला इस तरीके से होगा, x/m = k p⁻1/n। तो ये वो फार्मूला है जो अमाउंट ऑफ गैस का प्रेशर के साथ वेरिएशन को एक्सप्रेस करता है, जो दिया था फ्रिंडलिज ने। तो ये इक्वेशन जो हमारे पास आई है ये ट्रू है कि नहीं, तो इसकी वैलिडिटी कैसे चेक करेंगे वो आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ दिस इक्वेशन। तो कैसे इसको देखेंगे, ये आपको किसी भी इक्वेशन की वैलिडिटी चेक करनी होती है तो हम उसको y = mx + c, जो कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, उस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसको उस फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग ऑन बोथ साइड लेते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, log x/m = क्या होगा, ये दो चीज़ों की जब प्रोडक्ट होता है तो log प्लस में आ जाता है, log k प्लस log ऑफ p⁻1/n, और ये पावर भी आगे आ जाती है तो ये भी आपको पता ही है। तो ये इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, log x/m = क्या होगा, log k + 1/n log p। तो इसको हम y = mx + c से कंपैरिजन करते हैं। तो ये तो y हो गया और ये यहाँ पर m और ये x। y और x वेरिएबल होते हैं और c जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो आपको पता है कि y और x में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो m जो होता है वो क्या होता है, स्लोप होता है, और c जो है वो इंटरसेप्ट होता है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी। तो इस तरीके से तो y इधर होगा, इधर y एक्सिस पर हम क्या प्लॉट करेंगे, log x/m ये वाला, और x एक्सिस पर हम क्या लेंगे, log p। तो ये आना चाहिए एक स्ट्रेट लाइन जिसका इंटरसेप्ट इतना होगा और स्लोप इतना। इंटरसेप्ट कहाँ होता है, y एक्सिस पर। तो ये इस तरह से ग्राफ आएगा और इस ग्राफ में आप लिखेंगे कि स्लोप जो है वो किसके इक्वल है, 1/n के। स्लोप जो है वो tan थीटा होता है। वो आप इस तरीके से अगर आप बनाएं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके फाइंड आउट कर सकते हैं। और इंटरसेप्ट जो है ये y एक्सिस वाला कितना होगा, इंटरसेप्ट होगा log k, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अगर ये इक्वेशन log x/m और log p को प्लॉट करके एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है जिसका स्लोप इतना है और इंटरसेप्ट इतना है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन ट्रू है। तो इस तरीके से आप इस इक्वेशन की वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं, इसको y = mx + c की फॉर्म में एक्सप्रेस करके।
इसी टॉपिक को आगे आपको सोल्यूशन के बारे में स्टडी करना है। अभी गैसेस की एडजॉर्प्शन से रिलेटेड आप कर रहे थे, तो अभी देखते हैं एडजॉर्प्शन फ्रॉम सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का क्या होता है, कंसंट्रेशन होती है। तो अमाउंट जो एडजॉर्ब होती है तो हम उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि, और यहाँ पे जो हमने प्रेशर लगाया था उसकी जगह पे क्या कर देंगे, कंसंट्रेशन कर देंगे कि कांस्टेंट है और ये इस तरह से पावर जो है 1/n कर देंगे। तो ये फार्मूला जो पहले लिखा था वही है, सिर्फ प्रेशर की जगह पे क्या किया है, कंसंट्रेशन लिया है। तो इसका वैलिडिटी चेक करने के लिए भी हम वैसे ही करेंगे, log x/m log k प्लस 1/n, ये पावर आगे आ जाती है, और log c। तो आपको पता ही है कि किस किस में ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये y हो जाता है और ये m है और ये c जो है वो x है, और ये log c जो है वो x है, और log k जो है वो c है जो इंटरसेप्ट है। तो आप पहले की तरह ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, log x/m वर्सेस क्या होगा, log c। प्रेशर की जगह पे यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन है, और स्लोप इसका जो है पहले की तरह कितना आ जाएगा, ये वाला फैक्टर 1/n, और इंटरसेप्ट जो है वो किसके इक्वल रहेगा, log k के। तो ये इस तरीके से बस सिर्फ आपको प्रेशर की जगह कंसंट्रेशन लेना है। अगर ये टॉपिक जो है वो प्रेशर आइसोथर्म की बजाय एडजॉर्प्शन फ्रॉम सोल्यूशन आ जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है एडजॉर्प्शन आइसोबार। तो आइसोबार में अमाउंट ऑफ गैस जो एडजॉर्ब है उसका हम टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देखते हैं और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। तो एट कांस्टेंट प्रेशर अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब स्टडीड विद टेम्परेचर। तो अगर इसके साथ अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो जो ग्राफ आता है उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोबार। तो वो ग्राफ कैसे आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर अमाउंट ऑफ गैस इधर प्लॉट करते हैं और टेम्परेचर जो है इस साइड प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस में, तो आपको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से अमाउंट जो गैस की एडजॉर्ब होती है वो क्या हो चलती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से नेचुरली ग्राफ आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ नोटिस करना है, ये जो है फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में है। तो आपने फिजिकल और केमिकल दो टाइप की एडजॉर्प्शन पढ़ी है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे किसी सॉलिड का तो वो गैस वहाँ से क्या हो जाती है, एस्केप हो जाती है, तो अमाउंट जो है वो कम एडजॉर्ब होगी। अगर यही ग्राफ आप केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में प्लॉट करते हैं ऐसे टेम्परेचर का अमाउंट ऑफ गैस से, तो वो पहले इंक्रीज़ होती है और बाद में डिक्रीज़ होती है। तो ये चीज़ आपको कम दिखानी है ग्राफ में, ये ज़्यादा दिखा देनी है। कई स्टूडेंट ये पीक जो है वो सेंटर में ले आते हैं। तो ग्राफ जो है इस टाइप से है, ये किसके लिए है, केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए। तो ये आपको कुछ समझ में आया नहीं होगा कि ये पहले इंक्रीज़ क्यों होती है और बाद में तो डिक्रीज़ होती ही है। तो पहले ये इंक्रीज़ होती है एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से। तो आपको याद होगा कि जो केमिकल एडजॉर्प्शन होती है कभी कभी उसको एनर्जी देकर कराना पड़ता है, जैसे कि वो एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट आपको पहले बताया था। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है किसी प्रोसेस को कराने के लिए केमिकल एडजॉर्प्शन, क्योंकि केमिकल रिएक्शन की तरह है, तो इसलिए पहले वो स्टार्टिंग में थोड़ी सी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं मॉलिक्यूल और प्रोसेस हो जाती है आसानी से। और उसके बाद जब एक बार प्रोसेस ठीक हो जाती है काफ़ी अमाउंट में, तो उसके बाद आप फर्दर जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब जो है वो क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। तो ये पहले इंक्रीज़ जो हुई है तो ये आपको याद रखना है, ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन। तो ये दोनों ग्राफ जो हैं टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन है अमाउंट ऑफ गैस का, जिसको एडजॉर्प्शन आइसोबार कहते हैं, ये आपको अच्छे से समझ लेना है। आगे हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन कहाँ कहाँ यूज़ होती है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर ब्रीफ में लिखे हैं जो आप रीड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है एक्टिवेटेड चारकोल यूज्ड इन गैस मास्क। तो वार में कहीं गैस मास्क जो मिलिट्री पर्सन यूज़ करते हैं वो जो पॉइजनस गैसेस होती हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन वगैरह जो कहीं एक्सप्लोजन वगैरह में निकलती हैं, तो उसमें गैस मास्क यूज़ होता है और उसमें यूज़ करते हैं एक्टिवेटेड चारकोल। तो वो इस तरह की गैसेस को ईजिली क्या कर लेता है, एडजॉर्ब
एब्जॉर्ब कर लेता है और ऑक्सीजन को नहीं करता, वो आप इनहेल कर सकते हैं। तो ये गैस मास्क में यूज़ करते हैं एक्टिवेटेड चारकोल, और ये बेस करता है एडजॉर्प्शन के ऊपर। तो इसमें एडजॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। और सेकंड पॉइंट देखिए एनिमल चारकोल। एनिमल्स की बोन्स को बर्न करके जो ब्लैक पाउडर बनता है उसको एनिमल चारकोल बोलते हैं, यूज्ड इन डीकलराइजेशन इन शुगर। तो शुगर इंडस्ट्री में जब शुगर बनती है तो आप देखते हैं कि शुगर के क्रिस्टल बिल्कुल प्योर वाइट होते हैं। अगर इसको किसी ऑर्डिनरी मेथड से बनाया जाए तो वो ऑफ वाइट या येलो सी हो जाती है। तो उसको डीकलराइज करने के लिए, मतलब उसके कलर को एब्जॉर्ब करने के लिए उसमें यूज़ करते हैं एनिमल चारकोल। तो इसमें भी कॉन्सेप्ट यूज़ होता है एब्जॉर्प्शन का। और थर्ड है सिलिका जेल। सिलिका जेल इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग मॉइस्चर। तो कहीं आपको ऐसी जगह पे या किसी लैब में काम करना है जहाँ पे मॉइस्चर है, तो वहाँ पर केमिकल ख़राब हो सकते हैं, तो सिलिका जेल जो है वहाँ पर यूज़ करते हैं, जो मॉइस्चर को रिमूव कर देता है। और इसलिए इसको बोलते हैं डीह्यूमिडाइज़र, मीन्स कि ये ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है। तो व्हाट इज़ डीह्यूमिडाइज़र? तो इसका आंसर सिलिका जेल है। तो जब आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके ऊपर एक क्वेश्चन वहाँ पर दिया है, तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। और आगे है कैटलिस्ट जो हैं, कुछ कैटलिस्ट सम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में कुछ यूज़ होते हैं, वो भी एब्जॉर्प्शन के ऊपर बेस्ड होते हैं। और फिफ्थ पॉइंट है क्रोमेटोग्राफिक प्यूरिफिकेशन। क्रोमेटोग्राफी आपने सुना होगा, काफ़ी प्यूरिफिकेशन की एक बहुत ही लेटेस्ट टेक्निक है, वो भी किसके ऊपर बेस्ड है? दैट इज़ बेस्ड अपॉन एब्जॉर्प्शन। तो आगे एक और पॉइंट है आयन एक्सचेंज प्रोसेस। ये फॉर रिमूविंग ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। तो आपने हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर का टॉपिक भी पढ़ा होगा। तो वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए एक आयन एक्सचेंज प्रोसेस होती है, ये भी एब्जॉर्प्शन के ऊपर बेस्ड होती है। तो इस तरह से ये पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं। तो यहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है।